भावनाएं ना तो शब्दों में बंधा करती हैं, न ही किसी वर्णमाला की परिधि में ही आती हैं। भावनाएं तो हृदय की अनुभूति हैं, जिन्हें समझने के लिए बुद्धि नहीं, संभाव चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर होगी चर्चा की शुरुआत। बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को देंगे जवाब। वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में हुई विशेष चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अगुवाई। कहा, वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को दी शक्ति और प्रेरणा। स्वतंत्रता आंदोलन को बनाया ऊर्जावान। बोले, महान सांस्कृतिक परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है वंदे मातरम। राज्यसभा में आज होगी चर्चा। सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को मिली संसद की मंजूरी। राज्यसभा ने चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया जाना तय। इंडिगो के खिलाफ जांच जारी। एयरलाइन पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। राज्यसभा में बोले नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू। कहा, विमानन सुरक्षा है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नहीं किया जा सकता कोई समझौता। चीनी एयरपोर्ट से गुजरने वाले भारतीयों को चुनिंदा तौर पर निशाना ना बनाए चीन। किसी भारतीय को मनमाने ढंग से हिरासत में रखना या परेशान करना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। चीन यात्रा करने वाले भारतीयों को सजग रहने के भी दिए गए दिशा निर्देश। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। कल लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इस विशेष चर्चा के लिए दोनों सदनों में 10 घंटे का समय रखा गया था। कल लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा पूरी हो गई। आइए नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सामूहिक चर्चा का मार्ग चुनने के लिए सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वो मंत्र और आह्वान है जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। इस सदन में वंदे मातरम को याद किया जाना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस गीत की रचना ऐसे समय में हुई थी जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य अस्थिर था और उसने भारत पर तरह तरह के दबाव और अन्यायपूर्ण नीतियां थोपकर भारतवासियों को अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने
1875 में की थी। और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का जन जन से गहरा जुड़ाव हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी गाथा के रूप में अभिव्यक्त हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जब भी किसी नदी का उल्लेख होता है वो अपने साथ संस्कृति की एक धारा, विकास का प्रवाह और मानव जीवन का प्रवाह लेकर आती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्येक चरण वंदे मातरम की भावना से प्रवाहित हुआ और इसके तटों ने उस भावना को पोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति जहां स्वतंत्रता की पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुथी हुई हो, शायद दुनिया में कहीं और न मिले। वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था, उसके तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य
देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा, और वो यावत चंद्र दिवाकरो राज करते रहेंगे, ये इनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था, और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा से इतर कल नई दिल्ली के लाल किला में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की समिति के 20वें सत्र के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बात बहुत खुशी की है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सेशन भारत में शुरू हो गया है। इस मंच ने साझा जीवंत परंपराओं के संरक्षण और उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 150 से अधिक देशों को एक साथ लाने का काम किया है। भारत को इस सभा की मेजबानी करके खुशी हो रही है, और वो भी लाल किले में। ये समाज और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए संस्कृति की शक्ति का इस्तेमाल करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजग के सांसदों से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राजग सांसदों के साथ अपनी तस्वीर एक्स पर साझा की। उन्होंने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो साझा करते हुए लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में आज राज्य के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। हम सब जितने भी बिहार के सांसद हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो, हम सब ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त किया है बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक और आप कह सकते हैं कल्पनीय जीत की। जिस तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव ये वाला लड़ रहे थे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी जितने भी एनडीए दल के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबके पार्टी के सभी जितने भी चुने गए सांसद थे, उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी का आभार दिखाया। और ये देख के बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर कितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, बिहार के लिए आगे और बहुत काम करना है। विकसित बिहार के निर्माण में अब हमारी जो है भूमिका वो बढ़ने वाली है। उस जिम्मेदारी का एहसास कराया उन्होंने।
और हम सबने उनका आभार व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जी को एनडीए के तमाम सांसदों ने और तमाम घटक दलों ने एक साथ एकजुट होकर उनका धन्यवाद किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से और एनडीए पांचों घटक एक साथ आने की वजह से जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली है, इसके सूत्रधार मेरे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आज तमाम सांसदों ने मुलाकात कर उनको विशेष तौर पर धन्यवाद, बधाई दी। संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को पारित कर लोकसभा में वापस भेज दिया। ये विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में विचार के लिए लाया गया था। विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि ये उपकर नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उपकर केवल हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उपकर से प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। The reason why excise duty came, being levied on cigarette and all those items which are listed in the excise schedule, we imposed excise duty, and also because excise was offered by the Government of India when GST was implemented, and when for the sake of the compensation cess. And when the compensation cess's tenure ended by the 5th year, we had to extend it till as long as we could collect the cess to repay the debt. And therefore it had, after 5 years also, lasted legally till 2026 March, but now we see that even by December that will come to an end. Now once the compensation cess comes to an end, we need to have that fiscal room filled in with something. And whilst the cigarette and tobacco related items went off to excise, pan masala is not excisable. It would have fallen between the two stools of 40% GST and nowhere else to be levied on. Therefore, this comes as a cess. And now, as we bring the cess, we are not saying, true to the character of what constitutionally is allowed for the Government of India to collect a cess and use it for various different schemes. Here, we have very clearly said we'll collect the cess, but we'll also give a portion to the states. And because it's being collected on pan masala, health aspects will be serviced by the money which will be going to the state. And we upfront recognize that public health is a state subject under the constitutional scheme of things. We recognize that publicly. पिछले दिनों इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण हुई परेशानी पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संसद में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सभी एयरलाइंस के लिए मिसाल पेश की जाएगी और जांच जारी है। पिछले एक सप्ताह से देश भर में इंडिगो एयरलाइंस के कारण उपजे संकट ने हवाई यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया था। हजारों उड़ानों के रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों को रिफंड और सामान के लिए एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। इस पूरी घटना पर सरकार की सख्त निगरानी थी और अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संसद में इस मामले पर कड़ा बयान दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने संसद में दो टूक शब्दों में कहा कि पिछले दिनों जो भी हुआ उसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार सभी एयरलाइंस के लिए एक उदाहरण सेट करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई न जाए। मंत्री जी ने संसद में कहा कि फ्लाइट में देरी या रद्द होने के कारण यात्रियों को जो भी असुविधा हुई है उसके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स बनाए गए हैं। सभी एयरलाइंस को इसका सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने
सॉफ्टवेयर में खराबी को लेकर जांच शुरू करने की भी जानकारी साझा की। Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for one thorough full month, we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की कि वो चीन की यात्रा करते समय या किसी अन्य गंतव्य पर जाने के लिए वहां से गुजरते समय उचित सावधानी बरतें। नई दिल्ली ने अपने नागरिकों को ये परामर्श अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई हवाई अड्डे पर रोके जाने के 2 सप्ताह बाद दिया है। चीन के अधिकारियों ने ट्रांजिट के दौरान उसके भारतीय पासपोर्ट को वैध मानने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन के अधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीनी हवाई अड्डों से ट्रांजिट के दौरान भारतीय नागरिकों को चुनिंदा रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा, उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा संबंधी नियमों का चीनी पक्ष सम्मान करेगा। रणधीर जायसवाल ने 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की महिला से जुड़ी घटना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वो चीन की यात्रा करते समय सावधानी बरतें। Concern following the recent incident at the Shanghai airport that you have cited. We expect the Chinese authorities to provide assurances that Indian citizens transiting through Chinese airports will not be selectively targeted, arbitrarily detained or harassed, and that regulations governing international air travel would be respected by the Chinese side. MEA would advise Indian nationals to exercise due discretion while traveling to China or while transiting through the country. पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होने जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। सम्मेलन से पहले पूर्वालोकन पर एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री, नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य नेता, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और चिकित्सक एक साथ आएंगे। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देश शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत 2023 में गुजरात में आयोजित पहले सफल आयोजन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो समिट हो रहा है तो इसमें लगभग दुनिया से 110 देशों से भी ज्यादा प्रतिनिधि आ रहे हैं और 20 से ज्यादा देशों के जो हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री है वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है कि WHO के साथ में मिलकर हमारी आयुष मंत्री हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या हमारी जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है
वो भी सभी दुनिया तक जाए और उसका फायदा सभी दुनिया को मिले। भारत की यूनेस्को से मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जिसमें वैदिक जप, कुटियाट्टम, रामलीला, छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य और हाल ही में गरबा जैसे पारंपरिक प्रदर्शन, उत्सव और मौखिक परंपराएं शामिल की गई हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर ज्ञान, कलात्मकता और गरिमा को दर्शाती हैं। भारत में वर्तमान में 15 ऐसी विरासतें हैं जो देश की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करती हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इनकी कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। The oldest living civilization. The timeless story of mankind, defined not just by its geography or monuments, by the traditions that have enriched the human spirit over 5 millennia. We in India are very proud of our eternal and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage. We have mapped our cultural assets and artists not just at the national level, but also at the level of all villages in India. Our cultural heritage is a rich tapestry of sacred threads that weave a spectacle for the world. The Vedic chanting transmits the ancient sound of wisdom, forming the foundation of knowledge and philosophy. A breathtaking amalgamation of devotion and artistry creates pure magic in Kutiyattam. Ramlila, the centuries-old enactment of the Ramayana, celebrates the eternal victory of good over evil. Ramman, the ritualistic theatre of Garhwal, encompasses a heartfelt dedication to the local deity. The fluid, rhythmic grace of Kalbelia from the desert sets the human spirit free. The epics are narrated by distinctive masks and energetic movements of Chau. The Mudiettu depicts mythological battles of the sacred feminine. In the tranquility and stillness of mountains, the Buddhist chants recite sacred texts of peace and enlightenment. Rhythm and melody of Nat Sankirtana become expressions of devotional love. The skill and craftsmanship of Thateras are revered like a religion. Here, yoga promotes well-being by unifying the mind, body and soul. The Kumbh Mela hosts the largest religious congregation on earth, attended by millions. The goddess is worshipped for days during Durga Puja, transforming into a festival of art, spectacle and installation. Garba breaks down barriers of caste, class, gender and sect, fostering social equality and inclusivity. The joyous festivities of Nowruz weave together communities across regions. Bharat's traditions are not relics of the past. They are the vibrant pulse of modernity. Over the past decade, the Government of India has committed itself to realizing the vision of Vikasit Bharat 2047, while safeguarding the nation's cultural legacy, guided by the motto of Virasat Bhi, Vikas Bhi. Bharat's intangible heritage, a legacy protected, a wisdom shared, a future embraced.